दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरीज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। तो आखिरकार इजराइल और इजराइल के सैनिकों को यह बात समझ में आ चुकी है कि जब तक वो उत्तरी गजा में रहेंगे, जब तक वो लेबनान से हिजबुल्लाह से जंग लड़ने की कोशिश करेंगे, उनके एक एक सैनिक चुन चुन कर मार दिए जाएंगे और लगातार मारे जाते रहेंगे। अब खबर आ चुकी है कि उत्तरी इजराइल से लेबनान में एंटर करते वक्त या हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए तैयार जो भी सैनिक हैं, उनकी धीरे धीरे मौत हो रही है। वो धीरे धीरे हिजबुल्लाह से जंग लड़ते हुए मारे जा रहे हैं। रोजाना 1 दर्जन, आधा दर्जन, 5, 6, 4, 3, 2 ऐसे ही करके मारे जा रहे हैं सैनिक, और इन सैनिकों की तादाद दर्जनों में हो चुकी है। और इजराइल के जो मिलिट्री कब्रिस्तान है, वहां पर रोना धोना मचा हुआ है, वहां पर बिल्कुल मातम छाया हुआ है, मुर्दनी छाई हुई है। स्पीकर में, माइक में रोने गाने का सिलसिला है। और लेबनान वाले इस बात से भी खुश हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके इस बात से भी खुश हैं कि उनका एक एक लड़ाका दर्जन दर्जन भर सैनिकों को मार रहा है, यहां तक कि उनके मरकावा टैंकों को उखाड़ कर फेंक दे रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल के भीतर एक ट्रक ड्राइवर ने दर्जनों इजरायली सैनिकों को घायल कर दिया, और ये भी बताएंगे कि कैसे इस वक्त इजराइल में सैनिकों के मारे जाने की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे इजराइल का रक्षा मंत्री नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलने से बिल्कुल इनकार कर रहा है, और वो कि नेतन्याहू, ये जो जंग है ना, बहुत भारी पड़ रही है, इस जंग से पीछे हटने में बेहतर है, क्योंकि ये जंग जो है वो लक्ष्यहीन है, बिना मकसद से, बिना मतलब के जंग लड़ी जा रही है। और इस जंग का दायरा क्या होगा, जंग का दिशा निर्देश कुछ भी तय नहीं है। इन तमाम चीजों के साथ ही हम आपसे बात करेंगे बेन गवीर के बारे में कि बेन गवीर आखिर क्या बोल रहा है फलस्तीनियों के बारे में, वो फलस्तीनी जो इजराइल के भीतर हैं, यानी जहां तक उसने कब्जा कर लिया है उस फलस्तीन में, इजराइल अपने नागरिकों के साथ, जो फलस्तीनी अरब मुल्क के हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है। इन तमाम घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उस ट्रक एक्सीडेंट की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक फलस्तीनी ने अपने ट्रक के जरिए दर्जनों इजरायलियों को कुचल दिया और कुछ लोगों को कत्ल भी कर दिया उसी ट्रक एक्सीडेंट के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रक एक्सीडेंट की, उस ट्रक हादसे की, जिसमें दर्जनों दर्जनों इजरायली घायल हो गए हैं और कुछ इजरायलियों की मौत भी हो गई है। इस बारे में हारेट्स ने बताया है कि सिर्फ एक इजरायली की मौत हुई है और 32 से ज्यादा इजरायली जो है वो जख्मी हैं। लेकिन आपको गौर करना होगा कि हारेट्स कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है। हारेट्स एक बड़ा मीडिया आउटलेट है, बड़ा मीडिया चैनल, संस्थान है, जो इजराइल की गवर्नमेंट से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। उसका नजरिया बिल्कुल टेढ़ा है, वो सत्ता के पैरेलल होकर नहीं चलता। तो हारेट्स ने जो खबर बताई है उसमें यही बताया है कि एक इजरायली की मौत हुई है और 32 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं। 6 तो ऐसे हैं जिनकी हालत बिल्कुल क्रिटिकल बनी हुई है, बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन है, गंभीर हालत है। और जो ट्रक ड्राइवर था उसने सेंट्रल इजराइल में फुटपाथ पर, जो बस स्टॉप है, उस पर जो है अपने ट्रक को चढ़ा दिया था। और वो ट्रक ड्राइवर, उसका नाम है रामी नसरुल्लाह नतौर, और मौके पर फिर वहां जो मौजूद सुरक्षाकर्मी थे, उन लोगों ने उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया, यानी ट्रक ड्राइवर रामी नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। इस मामले में अगर गौर से देखा जाए तो इजरायली मीडिया अपनी बातें कह रहा है, लेकिन जो लेबनान की मीडिया है वो सीधे कह रहा है कि ये आम लोग नहीं थे, बल्कि ये लोग जो हैं, जो मारे गए हैं, जो जख्मी हुए हैं, ये सब के सब सैनिक थे, ये सब के सब सेना से ताल्लुक रखते थे। और इसमें 6 इजरायली सैनिकों के मारे जाने का वो दावा कर रहा है और कह रहा है कि 50 जो हैं वो घायल हुए हैं। और इस हमले को अंजाम देने वाला लोकेशन के बारे में भी उसने बताया है कि मोसाद के हेडक्वार्टर के पास ये हादसा हुआ है और ये सब के सब सैनिक थे। ऐसा लेबनान के अल मनार टीवी के जरिए कहा जा रहा है और उसने दावा किया है इस बारे में। इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें हारेट्स की, हारेट्स ने अपने खबर में यह भी बताया है कि जो इजराइल का राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है इतमार बेन गवीर, वो इस पूरे घटना को एक आतंकी घटना के तौर पर देख रहा है। मतलब एक ट्रक हादसा हुआ, एक ट्रक ड्राइवर ने कुछ लोगों को कुचल दिया, तो इसे आतंकी हमला माना जा रहा है और कह रहा है कि इसकी जांच होगी,
आतंकी नजरिए से जांच होगी कि आतंकी घटनाक्रम ये हो सकता है, ऐसा बेन गवीर कह रहा है। और उसने ये भी ऐलान किया है कि वह अपने पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल लाने वाला है, एक ऐसा कानून लाने वाला है जिसके जरिए फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाल बाहर किया जाएगा। और उन फलस्तीनियों के बारे में वो बोल रहा है जिनको ये आतंकी कह रहा है, यानी जिन लोगों को ये अपने लिए खतरा महसूस करते हैं उनको आतंकी कहते हैं और उनको उनके घरों से बेदखल कर देते हैं। पूरा का पूरा इजराइल ही ऐसे ही बसाया गया है। आज हमास है, आज अल-कुद्स ब्रिगेड है, आज जाकर IRGC है, आज जाकर ईरान है। लेकिन 70 साल पहले जिन फलस्तीनियों को उनके घर से निकालकर बाहर कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया, उनका पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, वो उस पूरे घटना को नकबा कहा जाता है। और नकबा आज भी हो रहा है। अरब के फलस्तीनियों को बाहर निकाला जा रहा है। उन फलस्तीनियों का घर मकान पर कब्जा करने का सिलसिला तब से लेकर आज तक रुका नहीं है, वो चला जा रहा है, चलता जा रहा है। और अब तो कानून बनाकर उनके घरों पर कब्जा करने की कोशिश होगी। इसके साथ ही एक शख्स ने, जो उस ट्रक ड्राइवर हामी नसरुल्लाह नतौर को जानता था, उसने अपने बयान में बताया है कि वो उसे, यानी जो ट्रक ड्राइवर था, उसे बस एक ट्रक चलाने वाले के तौर पर ही वो जानता है। उसकी पहचान यही है कि वो एक ट्रक चलाता है और ना तो उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है, ना कि वो फलस्तीनी राष्ट्रवाद से कोई ताल्लुक रखता है। यानी बिल्कुल खाता कमाता आम आदमी था, रोज कुआं खोदो और पानी पियो वाला हाल था उसका। लेकिन उसने एक बात ये कही है कि वो जो ट्रक ड्राइवर था वो नशे का आदी था, वो नशा बहुत करता था, शराब बहुत पीता था। तो यानी कि ये पूरे चांसेस ये है कि रामी नसरुल्लाह ने जो ट्रक के जरिए कई लोगों को घायल किया, कुछ लोगों को मार दिया, ये एक घटने का हिस्सा है। यानी एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है, एक सामान्य एक्सीडेंट की तरह। या तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया होगा, या तो उस वक्त ड्राइवर चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त जो है, ट्रक चलाते वक्त वो नशे में रहा होगा, वो होश हवास में ना रहा होगा और फिर उससे इतना बड़ा हादसा हो गया। जैसे कि दुनिया देश में बहुत सी जगहों पर होते रहते हैं कि उसी तरह से यह हादसा हो गया। अगर उसने इस तरह के वारदात को अंजाम दिया तो वो भागा क्यों नहीं? लेकिन अगर वो अपने ट्रक में ही था और फिर उसे गोली मार दी गई तो इसका मतलब तो यही है कि ये एक घटना था। उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ना तो उसका संबंध हमास से है और ना ही हमास का मकसद जैसा राष्ट्रवाद कि हम अपना फलस्तीनी राष्ट्र हासिल करेंगे, फिर से राष्ट्र हासिल करेंगे, इस तरह का उसके पास कोई मकसद था और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह से फलस्तीनियों को टारगेट करने के लिए इस तरह के कानून और फलस्तीनियों के जरिए अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसे आतंकी घटना साबित करने की कोशिश एतमार बेन गवीर जैसे लोग करने लगते हैं। एतमार बेन गवीर कभी कोई कानून नहीं मानते, कोई रूल नहीं मानते और लगातार वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते आ रहे हैं। कई बार उनका एक्सीडेंट भी हुआ है, बाल बाल बचे भी हैं। बहुत से इजरायलियों के बीच कूटे जाने से भी बचे हैं। यानी इजरायली अगर उनको आमतौर पर अपने बीच में पा जाए बिना सुरक्षा, बिना सिक्योरिटी के, तो उनको कूट कूट कर कीमा बना देंगे। एतमार बेन गवीर का इस हद तक इजराइल के मंत्रियों से और इजराइल के नेताओं से इजराइल के ही लोग बिल्कुल त्रस्त हैं और नफरत करने लगे हैं। वहीं लेबनान समर्थक जो ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल के 88 सैनिकों की मौत हो चुकी है बीते 48 घंटों में। एक ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उसका नाम है लेबनान टाइम्स। उसने दावा किया है कि बीते 48 घंटों में 88 सैनिकों की मौत हो चुकी है लेबनान में लड़ते वक्त। लेकिन इसका वेरिफिकेशन करने के लिए जब हमने दूसरे मीडिया वेबसाइट्स पर नजर डालने शुरू की तो alquds.com नाम के एक न्यूज वेबसाइट ने इस बारे में थोड़ी सी तफसील से बताई है और उसने इजरायली चैनलों के जरिए दिखाए जाने वाले रिपोर्ट का भी अपने यहां हवाला दिया है। जो हिब्रू चैनल्स हैं इजराइल के, उनके रिपोर्ट से उसने खंगाला और उसने कुछ हद तक इस दावे को सच साबित करने की कोशिश की है। चैनल 12 के हवाले से alquds.com ने अपनी खबर में बताया है कि 3 हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 5 इजरायली सैनिकों को मार डाला है, 15 सैनिकों को जो है बुरी तरह घायल भी कर दिया है। और वहीं चैनल 14 के हवाले से alquds.com ने यह भी कहा है कि बीते हफ्ते 23 सैनिक मारे गए और अक्टूबर में अब तक 74 सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी सोचिए कि इस बीते 27-28 दिन के दौरान, अक्टूबर के 27-28 दिन के दौरान, यानी 4 हफ्तों में 74 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही
अलकुत्स.com ने भी बताया है कि इजरायली कब्जे वाली सेना ने यह भी खुलासा किया है, इजरायली कब्जे वाली सेना के हवाले से बता रहे हैं कि इजरायली कब्जे वाली सेना ने खुलासा किया है कि 48 घंटों में 88 सैनिक घायल हुए हैं। अब होता यह है कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया से आने वाली खबरों में घायलों की तादाद और मारे जाने वालों की तादाद सेम बताई जाती है। तो शायद लेबनान टाइम्स के जरिए बताया जाने वाला दावा इसी पर बेस्ड होगा कि 48 घंटों में 88 सैनिकों की मौत हुई है या फिर उन्हें घायल कहा जाए। इसके साथ ही जो टाइम्स ऑफ इजराइल है उसने भी कुछ हद तक सैनिकों के मारे जाने की घटना को कबूल किया है और बताया है कि 5 सैनिक मारे गए और अब उनका फ्यूनरल हो रहा है, यानी उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। क्योंकि ये वीडियो में बीती देर रात तक शूट कर रहा हूं तो हो सकता है मारे जाने वालों की तादाद जो है और भी ज्यादा बढ़ जाए। उसमें उसने बताया है कि 5 इजरायली सैनिकों की लेबनान में मौत हो गई है, जिनका अंतिम संस्कार भी किया गया और 3 बड़े बड़े धर्मगुरु टाइप के लोग भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। यहां तक कि अगर हारेट्स की बात की जाए तो हारेट्स ने एक ऐसा खत का खुलासा किया है जो योआव गैलेंट ने नेतन्याहू और उनकी सुरक्षा एजेंसियों को लिखा था, और इस खत में कई चीजों को गौर करने का सिलसिला जारी है। इस खबर में बताया गया है, हारेट्स ने बताया है कि योआव गैलेंट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों को एक पत्र भेजा जिसमें उसने कहा कि हम बिना किसी दिशा निर्देश के जंग लड़ रहे हैं और उसका कोई मकसद भी नहीं है। जंग लड़ने के लिए एक मकसद होना चाहिए और हमें एक नए मकसद की जरूरत है जिसके बिना पर हम ये कह सकें कि हम जंग लड़ रहे हैं, और ना हमारा जंग किसी एक टारगेट पर फोकस कर रहा है और ना ही हमारे जंग का कोई मकसद है, दिशा निर्देश कुछ भी नहीं है इस जंग के लिए। योआव गैलेंट का खत ऐसे वक्त में सामने आया है जब शनिचर के रोज इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और ये हमले की रात को ही ये पत्र नेतन्याहू और उनके कई लोगों को योआव गैलेंट की तरफ से भेजा गया था। हालांकि अब ये मीडिया में आ चुका है जिसमें कई चीजों का जिक्र किया गया। सबसे पहले इसे चैनल 13 ने अपने यहाँ दिखाया था और बताया था कि इस पत्र को शीन बेट और डायरेक्टर रोबोन बार और मोसाद के चीफ डेविड बर्निया, आईडीएफ के चीफ हर्जी हवेली और कैबिनेट के कई मंत्रियों को भेजा गया था। और इस पत्र में बताया गया है कि मौजूदा हालात है और बिना किसी दिशा निर्देश के जंग लड़ते जा रहे हैं। हमारे पास अपना कोई मकसद नहीं है। ऑपरेशन को मैनेज करना, कैबिनेट के फैसलों को अगर देखा जाए तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इस खत में इजराइल और ईरान के बीच जो आमने सामने की एक जंग चल रही है उसके लिए भी उसने कहा है कि इस पर बाकायदा बातचीत होनी चाहिए, तय होना चाहिए क्या कुछ कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में एक अच्छी खासी डिस्कशन होनी चाहिए, जिसके बारे में बेन गवीर ने अपने खत में डिमांड की है और समझाया है कि ऐसा होना चाहिए ताकि बेहतर रहे कि हम अपने जंग को एक नतीजे तक पहुंचा सकें, एक फैसला कुन जंग को अंजाम दे सकें। योआव गैलेंट ने यह भी कहा है कि हमारे पास 4 नए जंग के लक्ष्य जो है वो पड़े हुए हैं, टारगेट मकसद पड़े हुए हैं, जिनमें गाजा है, लेबनान है, ईरान है और वेस्ट बैंक है। इस खत में सेना के नुकसान के एक बड़े मकसद को अंजाम दिया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरीके से हमास और जो फलस्तीनी संगठन हैं जिनको इजराइल आतंकवादी कहता है उनकी ताकत को रोकना, उनके ताकत को बढ़ने से रोकना जैसी घटनाओं पर गौर करना होगा, उनके ताकत को रोकने जैसे काम को अंजाम देना होगा और तमाम बंधकों जो बंधक हमास के कंट्रोल में हैं उनको वापस लाने के लिए बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही हमास का एक बेहतर विकल्प देना होगा गजा में कि अगर हमास की सरकार का अंत हो गया और वहां से अगर इजराइल, अगर कोई फलस्तीनियों की सरकार अगर वहां चाहता है तो हमास की जगह पर वहां कौन सा कोई संगठन होगा जो उसकी जगह ले सकता है, इसके बारे में ये समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर लेबनान और गजा की बात करें तो अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि गजा में 90% से ज्यादा फलस्तीनी भुखमरी का शिकार हैं और भुखमरी से वो सामना कर रहे हैं। उन्हें खाद्य की बहुत ही गंभीर समस्या है और 90% से ज्यादा इनकी तादाद है। और चूंकि गजा को पूरी तरह से घेरा जा चुका है, वहां राहत सामग्री पहुंच नहीं रही है और हफ्तों से
बीते हफ्तों से इजराइल ने घेराबंदी लागू कर रखी है, जिसकी वजह से वहां राहत पहुंच नहीं रहा है। अगर बात करें अल जजीरा की, तो अल जजीरा ने लेबनान और गाजा से कुछ गंभीर नतीजे निकाले हैं, जिसमें पता चलता है कि किस तरीके से इजराइल आम लोगों को मार रहा है। इजराइल ने लेबनान के टायर शहर में हमला किया है, जिसमें 3 नागरिक मारे गए और 2 से ज्यादा जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन जो इतवार की रोज वाकया हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। इतवार को इजरायली सेना ने गाजा में 53 लोगों को कत्ल कर दिया। 53 लोगों का 53 लोगों का कत्ल कर दिया है। इसके साथ ही लेबनान में 21 लोगों को मार दिया है। ये घटनाएं हैं। बाकायदा जो एंटोनियो गुटरेस हैं, उन्होंने कहा है कि गाजा में मौत, चोट और तबाही के भयावह स्तर बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। यानी जो भी घटनाएं हो रही हैं, मौत, जख्म और तबाही के मंजर बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। ऐसा एंटोनियो गुटरेस, जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके जरिए ये कहा जा रहा है, सेक्रेटरी जनरल के जरिए। इसके साथ अगर गौर किया जाए तो इजराइल और हमास के बीच में बंधक समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। मिस्र ने गाजा में 2 दिन के लिए सीज फायर का प्रस्ताव रखा है, ताकि फलस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली कैदियों को छोड़ा जा सके। और जिन फलस्तीनियों को इजराइल ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, उन दोनों की रिहाई की बातचीत चल रही है कि तुम हमारे इतने सैनिकों को छोड़ो। 4 इजरायली सैनिकों के बदले में इजराइल में बंद फलस्तीनियों को छोड़ना पड़ेगा। जो फलस्तीनी कैदी हैं उनको इजराइल छोड़ेगा। इस पर सहमति बनने के कागार पर पहुंच चुका है मामला, और उम्मीद जताई जा रही है कि 2 दिन का सीज फायर कर लिया जाएगा। ये कतर की राजधानी दोहा में 1 साल से ये बातचीत चल रही है, और इसमें मिस्र भी मध्यस्थ है। इसके साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि कैसे गाजा की जंग को खत्म किया जाए, यानी सीज फायर लंबे समय के लिए लागू किया जाए और जंग को रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि बहुत से लोग इसमें मारे जा चुके हैं। और अब तक अगर जिक्र किया जाए तो अब तक 42,924 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,08,88 से ज़्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अब तक ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ अगर गौर किया जाए तो इजराइल के खिलाफ ईरान की तरफ से बयानबाजी चल रही है, चाहे उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब हों, चाहे उनके जनरल्स हों, मिलिट्री जनरल्स हों, खासकर हुसैन सलामी, जिनको कुद्स फोर्स यानी IRGC का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, उनके तरफ से भी इजराइल को धमकी देने वाले बयान बार बार आ रहे हैं। और उसमें उन्होंने धमकी दिया है कि इजराइल को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। गंभीर नतीजा भुगतने की धमकी दी जा रही है। उसमें कहा गया है कि इजराइल अपने मकसद को, अपने नापाक मंसूबों को हासिल करने में बिल्कुल नाकाम रहा, फेल रहा, जो इजराइल की बेबसी और लाचारी का सबूत है। हुसैन सलामी ने अपने बयान में कहा है कि जो गाजा और लेबनान में हथियारबंद संगठन हैं, उनसे लड़ते हुए इजराइल को बहुत बुरे नतीजों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी उसने सोचा भी नहीं होगा। पर यहां सवाल यह भी है कि इजराइल अटैक करता है, 100 से ज्यादा फाइटर जेट ले जाने का दावा करता है। यह भी अब सुनने में आ रहा है कि उसने इराकी एयर स्पेस का फायदा उठाया और ईरान के ऊपर हमला किया, अचानक से हमला किया। ईरान ने इस पूरे घटना को बहुत कम आंकने की कोशिश की है और बहुत ही छोटा हमला करार देने की जो है भरपूर कोशिश की है। पर अगर गौर से देखा जाए तो इजराइल ने अपने हमले में अब तक 4 से ज्यादा ईरानी सैनिकों को मार दिया है, या फिर यूं कहें कि ईरानी सैनिक अपने इलाके की अपनी ड्यूटी अदा करते हुए मारे गए वो। पर सवाल यहाँ ये भी है कि अब तक की जितनी भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ डायलॉग तक ही सीमित है। 48,000, 49,000 और कभी कभी यहां तक दावा किया जाता है कि 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। 3,000 के करीब में आंकड़ा पहुंचने वाला है लेबनान के भीतर, जहां लेबनीज मारे जा रहे हैं। पर सवाल है कि अगर सबके पास इतनी ज्यादा ताकत थी तो इसे 1 साल पहले अक्टूबर में ही क्यों नहीं निपटा दिया गया। आप पहले मुस्लिम देशों की एक मक्कारी को देखने की कोशिश करिए कि आखिर किस तरीके से पूरे गाजा और फलस्तीन की लड़ाई को इन लोगों ने अपने बयानबाजी, खोखली धमकियों और यहां तक कि ढकोसलेबाजी में तब्दील कर दिया है। और अब कुछ और कहते हैं। ईरान अपनी बातें करता है। हाँ, ईरान ने हमला किया, अब तक तुर्की ने कुछ नहीं किया।
तुर्की की तरफ से सिर्फ बड़ी बड़ी बयानबाजियां होती आ रही हैं और लगातार हम देखते आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स जब से तैयार हुआ है, ब्रिक्स प्लस में जब से बड़े बड़े देशों ने हिस्सा लेना शुरू किया है और ब्रिक्स ने अपनी करेंसी जारी कर दी है, उसके बाद अब खतरा मंडराने लगा है इजराइल को कि आखिर उसके पहचान को क्या होगा। पर सवाल ये है कि आखिर आंखें इतनी देर से क्यों खुल रही हैं? अगर इजराइल को लाल आंखें देखकर इतना ही डर लगता तो फलस्तीन में 42,000 ऑफिशियली 42,000 से ज्यादा जो लोग मारे गए हैं, इतनी मौतें ना होती। अगर सिर्फ बकबक करने से बहुत कुछ संभव हो जाता तो अब तक फलस्तीनियों की लाशें आंकड़ों में तब्दील ना होती। शर्म आनी चाहिए पूरी मुस्लिम उम्मा को। उन्होंने अपनी पूरी दुनिया में मुसलमानों का ना सिर्फ बदनामी करवाई, बल्कि मुसलमानों का सिर भी झुकाया है। इस शर्मनाक घटना के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये बातें सिर्फ एक आंकड़े तक ही तब्दील हो जाती है। कत्ल रोज हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, पर इन मौतों के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? क्या उन अरब के झुब्बे वाले हुक्मरानों को जो अमेरिका और इजराइल से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, या फिर उन संगठनों को जिनकी लड़ाई अब तक मुकम्मल नहीं हुई है? कोशिश हो रही है, जंग जारी है, लड़ने वाले लड़ रहे हैं, लेकिन बातें सिर्फ भौकाल बयानबाजी से नहीं होती हैं। अपने बयानों को नतीजे के तौर पर दिखाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।